हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का एक टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आप लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आसानी से हम समझ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ना कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। इसका मतलब क्या है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो तब तक अपने रेस्ट ऑफ स्टेट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उसमें आप कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ग्राउंड में एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल पड़ा हुआ है, वो स्टार्टिंग में किस स्टेट में है, अपने रेस्ट स्टेट में। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऊपर सप्लाई नहीं हुआ है। अब अगर किसी फुटबॉल में फोर्स सप्लाई नहीं होगा तो वो आगे और थोड़ी बढ़ेगा, अपने आप तो जाएगा नहीं। तो मान लीजिए फुटबॉल पड़ा हुआ है, आप आए और आप उसमें क्या कर दिए, किक किए। ठीक है, आपने किक किया, किक किया तो उसे क्या मिल गया। आपने जैसे किक किया, आपने उसमें क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई और उसे वेलोसिटी मिल गई और वो एक्सिलरेट हो गया। मतलब उसका मोशन जो है वो रेस्ट मोशन से वो गति के मोशन पे, वो वेलोसिटी के मोशन पे वो चला गया। ठीक है, वो आगे की ओर बढ़ा गया, उसके स्टेट में चेंजेस आ गए, परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर से एक बार देखते हैं क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो तब तक अपने रेस्ट स्टेट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि आप उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जैसे आप उसमें फोर्स अप्लाई किया ना, उसके स्टेट में चेंजेस आ जाएगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है ना, वो उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स पर कैसे डिपेंड होता है और हम उस फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ अर्थात हम इसमें क्या सीखेंगे, इसमें हम ये सीखेंगे ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम कैसे मेजर करेंगे, या उस जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन है ना, वो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाले फोर्स पर कैसे डिपेंडेड होता है। ठीक है, चलिए हम कुछ नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू इसको अपने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ टेबल टेनिस खेल रहे हो। ठीक है, और आपके अपने फ्रेंड से कुछ छोटी सी दुश्मनी है और दुश्मनी निकालने के चक्कर में आपने अपने टेबल टेनिस से जो है उसके टेबल टेनिस के बॉल को जोर से मारते हो और वो बॉल जाके आपके फ्रेंड्स को लग जाती है। बट उससे उस टेबल टेनिस के बॉल से ज्यादा चोट नहीं लगेगी। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो टेबल टेनिस का बॉल होता है ना, उसका जो मटेरियल होता है वो हल्का मटेरियल होता है। हल्का मटेरियल होने की वजह से उसका जो मास होता है ना वो कम होता है और मास कम होने की वजह से ना उसमें जो फोर्स लगता है उसके द्वारा वो कम होता है। ठीक है, मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगा उससे। ठीक है, तो उसे उससे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। बट वहीं अगर वो कोई ड्यूस बॉल है, मान लो कि आप गए हो किसी स्टेडियम में कोई मैच देखने और उसका जो क्रिकेटर है वो एक लंबा सिक्स मारता है और वो बॉल आके सीधे आपके सर में लगती है। उससे क्या होगा, आपको इस टेबल टेनिस की तुलना में कहीं ज्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ड्यूस बॉल है ना, उसका जो मास है वो इसकी तुलना में, टेबल टेनिस की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। उसका जो मटेरियल है वो भी हार्ड होता है। मास ज्यादा होने से, मटेरियल ज्यादा होने से उसमें जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। उससे जो फोर्स अप्लाई होगा आपके ऊपर वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो ड्यूस बॉल है वो काफी ऊपर से आपको ऊपर गिरेगा। ऊपर से आपको ऊपर गिरेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो भी ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसमें जो फोर्स होगा और उसके
जो मास है उसकी वजह मास और वेलोसिटी है उसका जो मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा और जो फोर्स है वो अधिक अप्लाई होगा। ठीक है, अभी आपको मोमेंटम समझ नहीं आएगा, अभी हम मोमेंटम के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उससे हम क्या समझ में है कि मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, अर्थात मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं ना, एक दो और उदाहरण देखते हैं इसी तरह से। जैसा मान लेते हैं कोई ट्रक है, ठीक है, अगर कोई ट्रक शांति से किसी जगह पर खड़ा है ना तो उससे किसी को कोई भी डेंजर नहीं होगा। अब कोई जाके खुद ही ट्रक से टकराएगा काफी जोर से तो वो अलग बात है। आ- ऐसे उस ट्रक से कोई डेंजर नहीं है ना। लेकिन अगर वो ट्रक मान लो कि 5 मिनट प्रति सेकेंड 5 मिनट पर सेकेंड से भी अगर वो ट्रक चल रहा है और वो किसी भी बंदे से टकरा जाता है तो क्या होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों, जबकि वो ट्रक काफी स्लो है उसके बावजूद भी। और वही अगर हम किसी बंदूक की गोली को देखते हैं, अगर वो जो बंदूक की गोली है ना वो इतनी कम वेग से अगर चल किसी को लगेगी तो उससे क्या होगा, सामने फंक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उस बुलेट को अपने हाथ से पकड़ के किसी को फेंकोगे तो क्या हो गया, वो बुलेट उसके अंदर घुस जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं घुसेगा, क्योंकि उसका वेग काफी कम है और ट्रक की तुलना में उसका द्रव्यमान काफी कम है। तो यहाँ भी क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस ट्रक का वेलोसिटी कम होने के बावजूद भी है ना, वो इस पर क्या करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो इससे भी समझ में आता है कि मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, अर्थात फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, इसी तरह हम देखते हैं ना कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि एक साधारण सा बच्चा है जिसका वेट क्या है, काफी कम है इसका मास, और एक बढ़िया मोटा ताजा एकदम दम दमा के, ठीक है, अगर ये बंदा इसको उतना ही जितना फोर्स इसको लगाएगा उतना फोर्स इसको लगाएगा तो किसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा? साधारण सी बात है, इस बच्चे का। क्यों, कि उसका द्रव्यमान कम है तो उसे कम फोर्स की आवश्यकता होगी। ये कम फोर्स में अधिक वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, जैसे देखिए, है ना। अगर इसमें कम फोर्स लगाता है तो अब उतना ही फोर्स अगर वो बंदा इस पे लगाता है तो वो कितना जा रहा है, देखिए इसका वेलोसिटी इसका मोमेंटम कितना ज्यादा है और इसका मोमेंटम इसकी तुलना में कितना कम है। क्यों, क्योंकि मास ज्यादा है। अगर इसका मास ज्यादा है तो उसे फोर्स भी ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं इसका। ठीक है, कि मान लीजिए एक बॉल है, आप कम फोर्स लगा रहे हो तो कम ऊपर जाएगा, कम वेलोसिटी रहेगा, अधिक फोर्स लगा रहे हो तो अधिक वेलोसिटी रहेगा। सो जो मास और एक्सेलरेशन है वो आप जितना अधिक फोर्स लगाओगे वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो हम मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है ना कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो किसी भी प्रोडक्ट का मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए, उस प्रोडक्ट का मास जितना है और उसका वेलोसिटी जितना है उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करने से उसका मोमेंटम जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो मोमेंटम है ना, द मोमेंटम जिसको हम p से दर्शाते हैं, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। यहाँ m का मतलब मास है, उसका द्रव्यमान है, उसका वजन है, एंड वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी को v से दर्शा रहे हैं। ठीक है, दैट इज p इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v, है ना। Momentum has both direction and magnitude. Its direction is the same as that of velocity. ठीक है, जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है ना वेलोसिटी के डायरेक्शन पर ही निर्भर करता है, पर ही डिपेंड करता है। जो भी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। ठीक है, वही हम अगर मोमेंटम ऐसा यूनिट का बात करते हैं तो क्या होगा, मास कैसा यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम होती है ना, और वेलोसिटी कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मोमेंटम का क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, मतलब मास का जो एसआई यूनिट है
और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ऐसा यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके ऐसे यूनिट मल्टीप्लाई होने से मोमेंटम का ऐसा यूनिट निकल जाएगा, अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum। इसका मतलब क्या है ना कि जो फोर्स है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज कर सकता है ना, बदल सकता है ना। अगर आप फुटबॉल है, फुटबॉल को किक कर रहे हो तो उसका वेलोसिटी बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा फोर्स अप्लाई करने से, मोमेंटम भी चेंज हो गया, मोमेंटम भी चेंज हो सकता है ना भाई। एक सेकेंड, है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फोर्स आल्सो प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ मोमेंटम, अर्थात जो फोर्स है ना वो मोमेंटम को भी चेंज कर सकता है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने फोर्स और मोमेंट, फोर्स और मास का संबंध देखा। ठीक है, रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मास, एंड हमने मोमेंटम को देखा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी देखते हैं कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन का कहाँ तक और किस प्रकार से रिलेशन है। ओके, हम बाद में इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपके समझने में आसानी हो ना, उसके लिए हम देखेंगे अभी इसकी जो फोर्स है और एक्सेलरेशन में किस प्रकार का रिलेशन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप है। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हंसना मत, बट समझने के लिए समझ लेना। ओके, मान लीजिए आप है और यहाँ एक ये छोटा सा बॉल है। ठीक है, आप इसमें लगा रहे हो फोर्स, आपके फोर्स लगाने से क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो ये मान लीजिए 1 मीटर पे आप इसको 1 मीटर आगे खिसका देते हो। ठीक है, और फिर आप भी जो है वो एक और बॉल है, एक और बड़ा सा मान लीजिए पत्थर है, बॉल नहीं पत्थर है। ठीक है, ये छोटा पत्थर है और ये मान लीजिए बड़ा पत्थर है, वो आप ही हो। ठीक है ना, और ये मान लो इतना बड़ा पत्थर है, आपको उसको 1 मीटर तक आगे की ओर सरकाना है ना, इसको एक्सेलरेट करना है। ठीक है, तो आप 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 खुद ही समझ सकते हो कि इसमें इसकी तुलना में इसमें आपको कितना क्या होना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, ये छोटा है तो कम फोर्स में ही आगे की ओर 1 मीटर की ओर बढ़ जाएगा। ये बड़ा है तो आपको उसको 1 मीटर खसकाने में क्या होगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। आप साइकिल हो, साइकिल को आप आसानी से आगे की ओर अकेले ले जा सकते हो, साइकिल पंचर हो गया तो। वहीं अगर कार पंचर हो जाएगा तो क्या आप अकेले उसको धक्का मार के ले जाओगे, नहीं। क्यों, क्योंकि कार का मास जो है वो ज्यादा है। उसी तरह से यहाँ पे जो बड़ा पत्थर है उसका मास काफी ज्यादा है, तो उसको आगे खसकाने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसे क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी संबंध देख लिया हमने, मास का भी संबंध देख लिया। ठीक है, अब हम फोर्स और टाइम का संबंध रिलेशन जो है हम देखेंगे। ठीक है, मान लो कि आप एक कप रखे हो, है ना, एक कप है जिसको आपके हाथ से जो गलती से ऊपर से छूट जाता है, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ये होगा, देखिए कप क्या करेगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा कप भाई, हाँ, क्यों टूटेगा बताओ। क्योंकि इस जो कप की वेलोसिटी है ना, मान लीजिए कि ऊपर में जिस जिस टाइम आप इस कप को छोड़े तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है।
और जैसे ही आपने इस कप को छोड़ा, वो जैसे इस सरफेस पे आया, तो क्या हुआ, वो डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड में वो बदल गया, है ना। उसे उसने जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिला उसे, वो डायरेक्टली 10 मीटर से 0 मीटर में चला गया। क्यों? तो उसके उसके नीचे जाने के लिए उसके पास बचा ही नहीं, है ना। तो उसका वेलोसिटी ऊपर भी 10 मीटर था, एंड जैसे ही उसने सरफेस से टकराया, वो 10 मीटर के ही 10 मीटर से वो डायरेक्ट जीरो हो गया, और उसमें फोर्स क्या हो गया, काफी अधिक लगा। फोर्स अधिक लगने की वजह से वो क्या हो गया, टूट गया, ठीक है ना। क्या हो गया, वो टूट गया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे उसका क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। वही मान लीजिए एक कप को आपने कुशन पे गिराया, है ना। अपने कुशन पे या पिलो पे अगर वो कप गिरा, तो वो कप क्या होगा, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि जैसे वो कुशन पे या किसी पिलो पे या किसी सॉफ्ट सरफेस पे गिरता है ना, तो वो डायरेक्टली जो उसका वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होता है, उसे टाइम मिल जाता है अपने वेलोसिटी को कम करने के लिए, धीरे धीरे। उस जैसे ही मान लो वो कब गिरा ना, मान लो यहाँ पर 10 मीटर था वो, ठीक है, एक सेकेंड, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो गिर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो गिर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गिरा, जैसे वो पिल्लो से टकरा है, तो मान लो पिल्लो से टकरा, तो सॉफ्ट सरफेस होने के कारण पिल्लो क्या हो गया, थोड़ा दब गया नीचे की ओर। उससे क्या हुआ ना, उसका मान लो उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, उसके नीचे 2 मीटर पर सेकेंड, एंड देन वो लास्ट में जाकर के कहीं वो 0 मीटर पर सेकेंड पे हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड पे, है ना। समझ में आया क्यों नहीं गिरा? आखिर सेम हाइट से दोनों गिर रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि 10 मीटर पर जैसे वो नीचे आ रहा है, उसका जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे वो सरफेस से टकराया, उसके जो वेलोसिटी वो इनिशियली क्या हो गया, डायरेक्ट क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना, वो धीरे धीरे 0 मीटर पर सेकंड में, क्योंकि कुशन ने उसे थोड़ा बाउंस दिया, कुशन ने थोड़ा बाउंस दिया, तो उससे क्या हो गया कि अपने जो वेलोसिटी उसको कम करने का टाइम मिल गया, है ना। वो इसकी तुलना में कम टाइम पे गिरा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, कि जो फोर्स है ना, वो इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, कि अब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन निकालते हैं, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो है अब हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए केवल आपको जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या, उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसको ध्यान रख लो, आपको इसी लाइन पे पूरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूलेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, कि m है, ठीक है ना। और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है डायरेक्टली, वो मान लो कि किसी जो लाइन पे है, वो इनिशियली जो है मूव कर रहा है, ठीक है। और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है ना। और इसका जो लास्ट वेलोसिटी है वो v है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। और जो उसमें टाइम लग रहा है वो t है, और उसमें कांस्टेंट फोर्स है वो f है ना। तो अब अगर उसमें फोर्स लग रहा है टाइम तक, तो उसका एक इनिशियल जो है वो मोमेंटम होगा, और जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ना, उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है ना, कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम अच्छे से समझते हैं एक बार, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है ना। एंड उसके बाद टी समय तक, कुछ समय तक आप उसमें फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगाने से क्या होगा कि उसके वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि उसके वेलोसिटी चेंज होकर v हो गया। तो अब क्या होगा, उसका दो वेलोसिटी हो गया, u जो इनिशियल वेलोसिटी था, एंड उसमें फोर्स अप्लाई किए हम लोग एक, जो कांस्टेंट टाइम तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने से उसका वेलोसिटी क्या हो गया, u से v हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको मोमेंटम देखना है, चेंज ऑफ मोमेंटम देखना है ना।
तो शांति से हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेशन में क्या बोलता है कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है ना कि P2 माइनस P1। तो P2 हमें देखते हैं P1 क्या होता है, M इंटू वी, है ना। तो यहाँ पे P1 हो गया जो इनिशियल वेलोसिटी था पहले वो, एंड उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी था वो v, जो लास्ट वेलोसिटी था उसका, है ना। तो P1 हो गया mu एंड P2 हो गया mv। तो द चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1। P2 क्या है हमारे पास mv है, एंड P1 क्या है mu है, ठीक है। तो उसमें से m क्या है, कॉमन है, तो m को हम लोग निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच गया v माइनस u, है ना। अब हम करेंगे, इसमें क्या बोला हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो उसमें रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सामने में उसका टाइम भी लगाना पड़े। तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू m इंटू जो पहले से है v माइनस यू, तो रेट हो गया नीचे, तो इसमें नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, और द अप्लाइड फोर्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया या फोर्स हो गया, वो एक ही बात है, फोर्स बोलो आप या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलो, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो हम इस पर, तो ना अब हम इसे प्रोपोर्शनल को ना, अब अगर इक्वल टू में चेंज करेंगे ना, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है के, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू के एंड एम इंटू वी माइनस यू एंड टी। तो जो v माइनस यू एंड टी है ना, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो इसके जगह हम a लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि a बराबर a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। इससे क्या है कि एक्सेलरेशन है ना, है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो अ, जो k है ना कांस्टेंट, इसका जो क्वांटिटी है ना वो एक ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। k का क्वांटिटी क्या होता है, एक होता है ना। अब अगर हम इसके, ठीक है, तो अगर k का मान एक हो जाएगा तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। k का मान एक हो जाएगा तो f इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ये हमारा निकल गया, ठीक है। यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू एम इंटू ए, ओके। हमने पहले भी देखा था कि m जो है कैसे होता है प्रोपोर्शनल, f जो है कैसे प्रोपोर्शनल होता है m के, और a कैसे प्रोपोर्शनल होता है f के। हमने इजी लैंग्वेज में काफी समझा था इस चीज को, काफी एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं ना, तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन। इससे क्या है ना कि हम न्यूटन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें न्यूटन नहीं दिया था, इसलिए हम फोर्स की यूनिट क्या कर लेते हैं, न्यूटन लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसे फिर समझते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, है ना, जो कि एक नॉर्मल अपने वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन अगर उसमें एक समय तक कांस्टेंट फोर्स F लगाते हैं तो उसके वेलोसिटी में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है, उसका वेलोसिटी v हो जाता है, ठीक है। तो उसका मोमेंटम में भी क्या हो गया, दो मोमेंटम हो गया, एक मोमेंटम जो इनिशियल जो उसका वेलोसिटी था उसमें, और एक मोमेंटम जो लास्ट में आया फोर्स लगाने के बाद उसमें, ठीक है। तो उसका P1 क्या हो जाएगा, mu, एंड P2 क्या हो जाएगा, mv, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। P2 क्या होता है, क्या है, mv है, एंड P1 क्या है, mu है। और इसमें P क्या है, m क्या है, कॉमन है। कॉमन होने की वजह से हम m को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, v माइनस u, है ना। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू, हम इसके जो लॉ है उसे ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा,
m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। अब अब इसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले, अप्लाइड फोर्स बोलो, तो यहाँ पे मोमेंटम के जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के जगह एफ आ जाएगा। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू एन टी। हमको पता है कि वी माइनस यू एन टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन का मान है, ठीक है। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे के होगा, के क्यों आ गया, क्योंकि हम इसको एज इक्वल टू में चेंज कर रहे हैं, तो एज इक्वल टू में चेंज कर रहे हैं, के को हम एज ए कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। और के का मान जनरली एक ही लिया जाता है, एक लेने की वजह से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, है ना, जो अपना मेन है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि इसका एसआई यूनिट क्या है, हम इसे न्यूटन लेते हैं या किलोग्राम मीटर प्रति पर सेकेंड, ओके, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।